तो भैया मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 60,000 रुपए है। आपका नोटिस पीरियड 60 दिनों का है, लेकिन आपने सिर्फ 40 दिन ही सर्व किए, यानी 20 दिन शॉर्ट। अब कैलकुलेटर निकालिए, 60,000 डिवाइडेड बाई 30 कीजिए, 2,000 रुपये पर डे आएगा। 20 डेज मल्टीप्लाई बाई 2,000 कीजिए, 40,000 रुपये आएगा। तो क्या कंपनी आपके एफ से सीधा 40,000 काट सकती है? जरूरी नहीं है। और यही नोटिस पीरियड कैलकुलेशन में सबसे बड़ी गलती होती है। एम्प्लॉय अपनी सैलरी देखता है, एचआर अपॉइंटमेंट लेटर देखता है, और दोनों अलग अलग नंबर लेकर बैठे होते हैं। नोटिस रिकवरी समझने के लिए सिर्फ तीन चीजें निकालनी है। पहली, आपका एक्चुअल नोटिस पीरियड कितने दिनों का था। दूसरा, आपने कितने दिन सर्व किए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में नोटिस पे का कैलकुलेशन किस सैलरी कंपोनेंट पर लिखा हुआ है। अब इसी 60,000 वाले एम्प्लॉय के तीन केसेस देखते हैं। केस नंबर वन, मंथली ग्रॉस सैलरी जो है वो 60,000 रुपए, और अपॉइंटमेंट लेटर में साफ लिखा है कि नोटिस पे ग्रॉस मंथली सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेशन होगा। 20 डेज शॉर्ट है। अगर इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन 30 डे मंथ पर करें तो 60,000 डिवाइडेड बाई 30, 2,000 रुपीज पर डे, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 40,000 रुपया नोटिस रिकवरी। इस केस में 40,000 रुपीज वाली कैलकुलेशन समझ आती है। लेकिन अब दूसरा एम्प्लॉय देखिए, सैलरी अकाउंट में उससे भी लगभग 60,000 ग्रॉस दिख रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में नोटिस पे के लिए बेसिक सैलरी लिखा है। मान लीजिए बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 30, 1,000 रुपया पर डे आया। 20 डेज मल्टीप्लाई बाई 1,000, 20,000 रुपये आया। सेम 60,000 सैलरी, सेम 20 डेज शॉर्ट, लेकिन रिकवरी 40,000 नहीं 20,000 है। अब तीसरा केस लेते हैं। कंपनी पॉलिसी कहती है कि नोटिस पे फिक्स्ड मंथली पे पर कैलकुलेट होगा। फिक्स्ड पे है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए डिवाइडेड बाई 30, 1,500 रुपये आया। 20 डेज शॉर्ट, 30,000 रुपये आया। अब समझिए प्रॉब्लम कहाँ है। यूट्यूब कमेंट में कोई पूछता है कि मेरी सैलरी 60,000 रुपये है, 20 दिनों का नोटिस कम किया, कितना कटेगा। इसका रेस्पॉन्सिबल आंसर सिर्फ 40,000 नहीं हो सकता। पहले नोटिस क्लॉज देखना होगा, और इसी वजह से रिजाइन करने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ना सिर्फ एचआर फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपके पैसे का डॉक्यूमेंट है, आपके हिसाब किताब का डॉक्यूमेंट है, किताब है। अब नोटिस रिकवरी को एफएनएफ में डालते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 60,000 रुपए है, और उसने महीने के 60 दिन काम किए। इलस्ट्रेटिव 30 डेज बेसिस पर अर्न सैलरी हुई 36,000 रुपए। अब मान लीजिए उसकी 8 एलिजिबल लीव्स बची हुई हैं। कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग लीव एनकैशमेंट के लिए एप्लीकेबल सैलरी बेस 30,000 रुपए है। इलस्ट्रेटिव के लिए 30,000 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 8,000 रुपीज लीव इनकैशमेंट। मान लीजिए कोई अर्न इंसेंटिव या अप्रूव्ड बोनस 5,000 भी पेएबल है, तो अब तक अर्न सैलरी 36,000 रुपए हुई, लीव इनकैशमेंट 8,000 रुपए, अर्न इंसेंटिव 5,000 रुपए, टोटल हुआ 49,000 यानी 49,000। अब आती है नोटिस रिकवरी। अगर नोटिस रिकवरी बेसिक 30,000 के बेसिस पर 20 दिनों की है, तो जो है वो डिडक्शन हुआ 20,000 रुपए का, तो प्रिलिमिनरी एफएनएफ फिगर हुआ 29,000। लेकिन अगर इसी केस में नोटिस रिकवरी ग्रॉस 60,000 पर होती है तो 40,000 डिडक्ट होते, और एफएनएफ बचता सिर्फ 9,000 रुपए। यही वजह है कि एम्प्लॉय कहता है इतनी सैलरी थी, एफएनएफ इतना कम कैसे आ गया। कई बार आंसर सिर्फ टैक्स नहीं होता, नोटिस रिकवरी पूरा इक्वेशन बदल देती है। लेकिन अभी भी एफएनएफ कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अलग अलग बकेट्स हो सकती हैं। अर्न वेजेस, एलिजिबल लीव इनकैशमेंट, अर्न बोनस या इंसेंटिव, अप्रूव्ड रीइंबर्समेंट, लोन्स या एडवांस की रिकवरी, ऑथराइज्ड डिडक्शंस, नोटिस पे, टैक्स और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, और अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है तो ग्रेचुटी का अपना अलग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होता है। पीएफ भी जनरली कंपनी के कैश एफएनएफ में उसी तरह ऐड नहीं होता जैसे सैलरी ऐड होती है। पीएफ का ईपीएफओ के थ्रू अलग अकाउंट पर प्रोसेस होता है। तो एक बड़ा मिथ अभी क्लियर कर लीजिए, एफएनएफ कोई एक फॉर्मूला नहीं है। एफएनएफ एक सेटलमेंट स्टेटमेंट है जिसमें कई अलग कैलकुलेशंस एक साथ आती हैं। अब पेमेंट टाइमलाइन समझिए। कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 17
टू में रेजिग्नेशन, डिसमिसल या रिट्रेंचमेंट जैसे एग्जिट केसेस में वेजेस पेबल को 2 वर्किंग डेज के अंदर पे करने का फ्रेमवर्क दिया गया है। लेकिन यहाँ वर्डिंग ध्यान से समझिए। वेजेस पेएबल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेजेस पेएबल, इसका मतलब ये नहीं कि पीएफ, ग्रेच्युटी और हर पॉसिबल एफएनएफ कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उसी 2 डे टाइमलाइन में सेट हो गया। अलग स्टैट्यूटरी ड्यूज के अलग रूल्स हो सकते हैं। इसलिए अगर कंपनी कहे कि पूरा एफएनएफ 40 डेज बाद आएगा, तो एम्प्लॉय का पहला सवाल होना चाहिए कि अर्न्ड वेजेस का क्या हुआ। और अगर कोई कहे कि 2 वर्किंग डेज में पीएफ और ग्रेच्युटी भी मिल जाना चाहिए, तो ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब रिजाइन करने से पहले 5 चीजें सेव कर लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर का नोटिस पीरियड क्लॉज, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस मेल, फाइनल लीव बैलेंस, बोनस या वेरिएबल पे पॉलिसी। और अगर कंपनी ने कोई रिकवरी दिखाई है तो उसका कैलकुलेशन शीट जरूर मांगिए, क्योंकि डिस्प्यूट में याददाश्त नहीं डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। और आखिरी गलती, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय गलत और कंपनी सही साबित हो जाते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या कंपनी ने अर्ली रिलीज अप्रूव किया? क्या नोटिस वेव हुआ? क्या मैनेजर या एचआर ने रिटर्न में शॉर्ट रिलीज दिया? क्या बाय आउट क्लॉज है? या सारी चीजें कैलकुलेशन बदल सकती हैं? ये जितनी भी सारी चीजें हैं, आपका कैलकुलेशन पूरी तरीके से ओवरहॉल कर देंगी, बदल देंगी। इसलिए जॉब छोड़ते वक्त सिर्फ लास्ट वर्किंग डे कंफर्म मत कीजिए, नोटिस लायबिलिटी भी रिटर्न में कंफर्म कीजिए। तो भैया सीधी बात, 60,000 रुपए सैलरी और 20 डेज नोटिस शॉर्ट का मतलब 40,000 रुपीज रिकवरी हो सकती है, लेकिन तभी जब एप्लीकेबल क्लॉज और कैलकुलेशन बेस उसी डायरेक्शन में हो। बेसिक, फिक्स्ड पे या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर फिगर बिल्कुल अलग हो सकता है, और यही एफएनएफ में हजारों रुपए का डिफरेंस पैदा कर देता है। अब अगला सवाल, नोटिस रिकवरी ने आपका एफएनएफ से पैसा काटा, लेकिन अगर आपकी लीव्स बची हुई हैं, तो लीव इनकैशमेंट एफएनएफ में कितना पैसा वापस जोड़ सकता है, उसका पूरा हिसाब अगले वीडियो में समझेंगे। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।